विपत्ति के समय साथ रहना चाहिए और साथ रहने से ही एक दूसरे के मन की जो भावनाएं हैं वह बढ़ती हैं और विपत्ति कट जाती है, पता भी नहीं चलता है। और इसी संदेश के लिए हम एक वीडियो आज आपको जो 1972 की रियल घटना है वह आज आपको बताने जा रहे हैं। बात है सन 1972 की और 1972 में कुछ यात्रियों को लेकर एक विमान अमेरिका से मैक्सिको के लिए उड़ता है और तभी बीच में कुछ आतंकवादी उस विमान को हाईजैक कर लेते हैं और हाईजैक करने की बात जब पायलट और चालक दल के सभी सदस्यों को पता चलती है और उस विमान में यात्रा कर रहे 104 यात्रियों को पता चलती है तो अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। तभी आतंकवादी विमान के कॉकपिट में जाते हैं जहां पे चालक दल के सदस्य रहते हैं, जहां पायलट बैठता है, उस जगह को कॉकपिट बोलते हैं। वहां जाते हैं और पायलट से बोलते हैं कि तुम विमान लेके हमारे आदेश के हिसाब से क्यूबा के लिए उड़ोगे। अब मैक्सिको ये विमान नहीं जाएगी। पहले तो पायलट ने इसका विरोध किया और बोला कि यह नहीं हो सकता है। तो आतंकवादियों ने कहा कि अगर यह नहीं होगी तो तुम और तुम्हारे चालक दल के सारे सदस्यों को परेशानी होगी, तुम लोगों को मार दिया जाएगा और जो यात्री जो 104 यात्री हैं उनकी भी हत्या कर दी जाएगी। चालक दल के सदस्य इस बात से सहमत हो गए कि आतंकवादियों के बात मानने का ही फायदा मिलेगा हम लोगों को भी और हमारे यात्रियों को। चूंकि आपको पता होना चाहिए जो जहाज का पायलट होता है वह उस फ्लाइट का कप्तान होता है और कभी भी जो कप्तान होता है, जो मालिक होता है, वह अपने लोगों का अनभला यानी उनका नुकसान नहीं चाहता है। पायलट उन आतंकवादियों के बातों को मान के क्यूबा अपनी हवाई जहाज लेके लैंड कर गया। क्यूबा जैसे ही जहाज उतरी उन आतंकवादियों ने अमेरिकन गवर्नमेंट से एक पायलट के माध्यम से खबर भिजवाई कि आपको हमारे जो एक साथी जो आपके यहाँ बैंक डकैती में पकड़ा हुआ अरेस्ट है उसको छोड़ना होगा और 1 करोड़ रुपया फिरौती के तौर पे देना होगा। 2 से 3 दिन लगे। गवर्नमेंट इस चीज को पहले तो मानने से इनकार किया, लेकिन फिर गवर्नमेंट अपने यात्रियों और पायलटों को बचाने के लिए इस चीज को मान गई और उसको शर्तों के हिसाब से वह जहाज वहां से दोबारा फ्लाइट की और मैक्सिको को चली गई। लेकिन वह जो फ्लाइट में 104 यात्री बैठे थे उसमें एक यात्री ऐसा था जो वैज्ञानिक था और जिसका नाम था जेनब। उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था और जो 103 यात्री थे वह सिर्फ रोने गाने और परेशानी में थे कि कब हम यहां से निकले, कैसे अपने घर पहुंचे। जब जेनब को फ्लाइट लेकर दोबारा अमेरिका चली गई तो जेनब के मन में एक विचार चल रहा था कि अगर हम 100 लोगों को, 100 लोग जो फ्लाइट में बंद थे 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए, ऐसे ही अगर हम 5 पुरुष और 5 स्त्रियों का एक ट्रुप बना के और पानी के जहाज पे 100 दिनों की यात्रा कराएं तो मानव बिहेव क्या होगा। उसमें मारपीट होगी या प्यार से वो यात्रा कट जाएगी सीमित संसाधनों के हिसाब से। आइए मैं यह कहानी आपको पूरी व्याख्या के साथ और पूरे विस्तार के साथ बताने जा रहा हूं और यह कहानी आपको शिक्षा देगी कि विपत्ति के समय में आदमी को धैर्य रखना चाहिए और उसका सलूशन जरूर मिलता है और आप अपने फिक्स किए हुए मकसद पे भी पहुंचते हैं, डेविएट नहीं होते हैं, इधर उधर मोटिवेट होकर घूम नहीं जाता है। आप अपने जो आपका मुद्दा होता है उसको आप बनाए रखते हैं। वह तभी होता है जब आप एक होकर, नेक होकर और अपने काम के प्रति ईमानदारी से लगे रहते हैं। टीम वर्क की भावना बनी रहती है। प्रणाम, मैं सुधीर आपको बताते चलूं कि सच्ची घटना समुद्र की है और समुद्र में 100 दिन की एक यात्रा प्लान किया जाता है। वही वैज्ञानिक जो जेनब था वह अपने यात्रा में 5 पुरुषों और 5 महिलाओं को भेजना चाहता था। जब वह लौट के वापस आ गया था जहाज से तो वह इसका प्लान करना चालू किया और इस प्लान करने में उसको करीब 3 साल का समय लगा। एक दिन की बात है कि अलास्का में एक लड़की थी जो कि काम से बेटर थी और वह अपने पति से तंग आ गई थी। रोज उसका पति उसके साथ मारपीट करता था और इससे तंग आके वह खाने के टेबल पर अपने एक दोस्त से इसकी जिक्र कर रही थी कि मैं चाहता हूं कि अपने पति को तलाक दे दूं क्योंकि वह मेरे साथ रोज अभद्रता करता है।
यह बात उसकी दोस्त तो सुन ही रही थी, वहीं पास में बैठा उसका पति भी सुन रहा था। उसके पति को जब यह तलाक वाली बात सुनाई दी तो वह गुस्सा पे फिर लाल हो गया और अपने पत्नी को दौड़ाने लगा। चूंकि वह एक पानी के जहाज में थे और डिनर के सीट पर बैठे हुए थे, वह लड़की अपने जान बचाते बचाते पानी में कूद गई। पानी में समुद्र में जैसे कूदी, वहां समुद्र छिछला था। किसी तरह अपना जान बचा के और कुछ लोगों के मदद से वह बाहर आ गई। बाहर आके वह एक चाय नाश्ता की दुकान पर खड़ा होकर सिगरेट और चाय पी रही थी, कॉफी पी रही थी। तभी उसका नजर एक पेपर पे गया, एक अखबार पे गया। अखबार में एक इश्तिहार उसने देखा। उसमें लिखा था कि ऐसे 5 पुरुष और महिलाओं की जरूरत है जो कि एक समुद्री यात्रा पे 100 दिन के लिए जाएंगे और उनको एक फिक्स पैसा दिया जाएगा। यह एक सोशल एक्सपेरिमेंट है और जो वैज्ञानिक जेनब से था वह एक किताब लिखना चाहता था। इश्तिहार पढ़ के वह उस वैज्ञानिक के दिए हुए एड्रेस पे पहुंच गई और जब वह उस एड्रेस पे पहुंची तो उसके जैसे वहां कई सारे लोग भी पहुंचे थे इश्तिहार को पढ़ने के बाद, जिसमें एक जर्मन फोटोग्राफर थी जिसका नाम मारिया था। वो भी अपने परिवार से दूर जाना चाहता था। इजराइल से डॉक्टर एडेना थी और फ्रांस से एक गोताखोर था और 5 पुरुष और 5 महिला ऐसे थे। जो अलास्का से गई थी वह प्रोफेशन से वेटर थी। 5 पुरुष और 5 महिला को लेके अमेरिका के केनरी नामक एक जगह से यह जहाज 13 मई 1978 को चालू होने वाली थी, जिसकी लंबाई चौड़ाई कुछ फिक्स था, जिसमें था 12 मीटर और 7 मीटर की डायमेंशन थी। यह जहाज में सिर्फ एक रूम था और पारदर्शी टॉयलेट था, खुला हुआ टॉयलेट था, यानी स्त्री और पुरुष को एक जगह ही जाना था। वहीं उसको शौच आदि इत्यादि जो भी दैनिक क्रियाक्रम है वह खुलेआम करना था, सबके सामने था। हमें लगता था कि इसी घटना को देख के भारत में बिग बॉस की उद्घाटन की गई, स्थापना की गई और अमेरिका में भी एक बिग बॉस के नाम से एक शो चलता था। उस वैज्ञानिक जो जेनब से था उसका एक्सपेरिमेंट यह होना था कि अगर एक सीमित साधनों के साथ और यंग लड़के लड़कियों का एक 5-5 पुरुष का महिला का अगर एक समूह बीच समुद्र में एकांत में, जहां कोई भी किसी भी तरह का सिग्नल ना हो, किसी तरह का कम्युनिकेशन ना हो, किसी तरह का कोई इंटरटेनमेंट का साधन ना हो, तो क्या वह यौन उत्पीड़न एक दूसरे का करेंगे या एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना पसंद करेंगे, या यात्रा एक मारपाट के साथ कटेगी, एक दूसरे को काटते पीटते समुद्र फेंकते हुए कटेगी, या सूझबूझ से मानव जो जाति है वह निकल जाएगी अपनी 100 दिन की यात्रा को सीमित साधनों के हिसाब से। यात्रा चालू हुई। गिवन टाइम था 13 मई 1978। केनरी से यात्रा चालू हुई। यात्रा जब चालू हुई तो जो जहाज की कैप्टन थी वह थी मारिया, जो कि फ्रांस से आई हुई थी। उसको उस जहाज का कैप्टन बनाया गया। उस जहाज में टोटल 11 लोग थे, 5 पुरुष 5 महिला के साथ एक वैज्ञानिक जो कि सर्वेयर के तौर पे था। जब जहाज अपनी यात्रा चालू की तो 3 से 4 दिन बीते थे, तब भी मारिया जो कैप्टन का रोल अदा कर रही थी जहाज पे, उसके पास सारी जिम्मेदारियां थी जहाज के। उसने बोला कि एक भयंकर तूफान आने वाला है, हम लोगों को किनारे चलना चाहिए। जेनब से को लगा कि अगर हम लोग किनारे चलेंगे तो फिर हम दुनिया से जुड़ जाएंगे और हमारा एक्सपेरिमेंट अधर में अटक जाएगा। उसने मना किया और मना करने के बाद वह बोला कि हम लोग को इस तूफान का सामना करना होगा, ये भी हमारे 100 दिन के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। इस पे मारिया उससे गुस्सा हुई और वो अपना कैप्टन का पोस्ट छोड़ के बोली कि आप चलाइए जहाज को। फिर तब जेनब से ने जहाज की कैप्टेंसी ले ली और जहाज चलाना चालू किया। इसी बीच जेनब से ने देखा कि कुछ लोग कुछ किताबें लेकर आए हैं, कुछ इंटरटेनमेंट के साधन लेके आए हैं। उसको उसने सारा उठवा के समुद्र में फेंकवा दिया, क्योंकि वह चाहता था कि लोग एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को नंगा होकर नहाते हुए, एक दूसरे को बाथरूम करते हुए देखें, जवान लड़के लड़कियों को देखें, जवान लड़कियां लड़कों को देखें, यौन उत्पीड़न हो, यौन आकर्षण एक दूसरे के प्रति हो, एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर की झगड़ा होना चालू हो, और वो मानव बिहेव पढ़ना चाहता था। लेकिन यह सारी क्रियाएं करते 10 दिन से 12 दिन बीत गई। लोगों को समझ में आया, जो 10 लोग थे जिसमें 5 पुरुष और स्त्रियां थी, उन लोगों को समझ में आया कि अगर हम लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे या मारपीट करेंगे तो 100 दिन की यात्रा बहुत टफ हो जाएगी। और जेनब से की जो रोज की रोज हिटलर शाही बढ़ती जा रही है, हम लोग के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है, उसको हम लोग को रोकने की जरूरत है, वो हम लोग की जान ले लेगा। एक दूसरे के साथ बैठक करके 10 दिनों यात्रा के बाद
इन लोगों को समझ में आ गया था कि हम लोगों को बहुत आराम से यात्रा करनी होगी और बहुत अच्छे से चलना पड़ेगा। उन लोगों ने अपनी यात्रा को चालू किया और बहुत तरीके से एक रूम में ही सोए, बहुत तरीके से एक बाथरूम को ही यूज किए जो कि पारदर्शी के तौर पे था, और हंसी खुशी से अपनी यात्रा को पूरा करने लगे। बीच बीच में जब जैनब से तानाशाही करते थे तो उनको वह बांध के एक जगह डाल दिया करते थे, और जब जैनब से शांत हो जाते तो उनको फिर खोल दिया जाता था। यात्रा 101 दिन में पूरी हो गई, लोग किनारे आ गए, और जो जैनब से था, जो मानवता के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था, उसने अपनी किताब में लिखा कि मानव जो जाति है वो एक सामाजिक प्राणी है और बहुत ही सूझबूझ के साथ दुर्गम से दुर्गम परिस्थितियों को क्रॉस कर सकता है। जब वह विपत्ति में होता है तो उसके ऊपर काम, क्रोध और मद का इफेक्ट नहीं होता है, वह सिर्फ अपना जान बचाना चाहता है। और जब उसके ऊपर जान पे बनती है तो वह सारे सुख सुविधाओं को भूल जाता है, सारे तरफ के हैवानियत को भूल जाता है। अगर उसको मूलभूत सुविधाएं मिलती रहे तो मानव जो है एक सामाजिक प्राणी है, मिलजुल के अपनी जिंदगी को काट लेता है। मेरी यह जो आज की बात है यह सिर्फ इसलिए बताने के लिए है कि भारत में जो आतंकी घटना घटी है और जिस तरह से बातें हो रही हैं, वह एक बहुत ही खराब समय भारत के लिए है, एक दुर्भाग्यपूर्ण समय है, एक चुनौतियों से भरा समय है। इस वक्त हमको मिल के इस चुनौती का सामना करना चाहिए, न कि एक दूसरे से लड़ना चाहिए, न अपने वरिष्ठ नेताओं पे, अपने सेना पे बात उठानी चाहिए, और न किसी जाति और धर्म की बात पे लड़ना चाहिए। धर्म के बात उन आतंकवादियों ने किया, उनको मारना चाहिए और उनको अधिक से अधिक सजा देनी चाहिए कि आने वाली उनकी नस्लें भी याद करें। मेरा यह जो वीडियो है इसका बनाने का यह मकसद नहीं है कि देश के अंदर कुछ लोगों को नुकसान लगे, लेकिन उन पाकिस्तानियों को जरूर मैं सबक देना चाहूंगा कि जो इस तरह की भावना के साथ देश के सौहार्दपूर्ण तरीके को बिगाड़ने की कोशिश किए, उनको सजा मिलनी चाहिए। हम फिर अपने रोज के तरह जो वीडियो बना रहे हैं वह पहलगाम से रिलेटेड ही वीडियो सारी हो रही हैं, और हम उन 28 जो कि मृत आत्माएं हैं उनको श्रद्धांजलि देते हैं। आप लोग हमारे साथ उनको 25 श्रद्धांजलि दें। मैं सुधीर शर्मा, और अगर हमारे वीडियो में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही हो या इसमें सुधार की जरूरत हो तो भी बताएं हमें कमेंट करके, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपको एक खबर देना चाहता हूं कि हम प्रत्येक दिन अपने वीडियो में एक क्वेश्चन करेंगे, और उस क्वेश्चन का जवाब देने वाले प्रथम जो भी व्यक्ति होंगे उनको एक खास इनाम दिया जाएगा, जो कि अगले दिन हम वीडियो में बताएंगे भी। आज का मेरा जो सवाल है उसको गौर से सुने। यह जो जहाज थी जो कि 1978 में 13 मई को चालू हुई थी, उसका नाम अकेली थी, एकली उस जहाज का नाम था। एकली जहाज में मीनिंग क्या होता है? यह 1978 में 13 मई को केनरी से चली थी। जहाज का नाम एकली था, और एकली का मीनिंग हिंदी में क्या होता है? इसका जो जवाब देगा पहले उसको एक फिक्स इनाम दिया जाएगा, और अगले दिन उनका नाम भी बताएंगे। मेरा इसी के साथ प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।